नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि लगातार हम लगे ही हुए हैं, अभी गद्य रचनाएं, हिंदी व्याख्याता से संबंधित गद्य रचनाएं की बात करें तो हम कहानियों में लगे हुए थे। तो पुरस्कार कहानी हमने कर ली है, 3 कहानियाँ लगी हुई है। पुरस्कार कहानी है यही सच है और उसके बाद कफन है। तो आज जो है मैं कफन कहानी करवाने जा रहा हूँ। प्रेमचंद जी की कहानी, कहानी सम्राट या उपन्यास सम्राट हम अगर कहें तो प्रेमचंद जी की एक कहानी है। प्रेमचंद जी का परिचय हम दूसरे भाग में करेंगे और यहाँ हम जो है सिर्फ प्रेमचंद जी की जो कफन कहानी है उसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं और उसका सारांश भी देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ये कहानी रहेगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं कफन कहानी से। कफन कहानी की हम बात करते हैं तो ये प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है। कफन कहानी की हम बात करते हैं तो यह प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है, जिसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई थी। 1936 ईस्वी में यह चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस में हुई थी? चांद पत्रिका में, अप्रैल 1936, इसी माह, ठीक है ना, इसी माह 1936 ईस्वी में यह चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि 1935 ईस्वी में ये उर्दू भाषा में भी प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन हम इसको 1936 ही मानकर चलेंगे। यथार्थवादी कहानी है पूर्णतः। प्रेमचंद ने 3 प्रकार की कहानियाँ लिखी थी। एक थी आदर्शवादी, दूसरी थी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। ठीक है ना, यथार्थवादी होती थी लेकिन आदर्श की तरफ उन्मुख होती थी, जैसा कि नमक का दारोगा है, उस प्रकार की कहानियाँ। और जो ये है ये यथार्थवादी कहानी है। जैसे कफन हुई, कफन के अलावा हम बात करें दिमाग निकल गया उसका, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है वो प्रेमचंद जी की, जिसमें उस किसान की जो फसल है वो पशु जो है खराब कर देते हैं पूरी फसल। आ जाएगा 1-2 मिनट में, नाम आ जाएगा। कफन कहानी शुरू करते हैं कफन कहानी को और पढ़ते हैं। देखिए, कफन कहानी आपको इस तरह से करवा दी जाएगी कि आपको याद हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपने मेरी पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले की क्लासें देख लें, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से पुरस्कार कहानी करवाई गई है, किस प्रकार से यही सच है कहानी करवाई गई है। ठीक है ना, यही सच है पूरी कहानी करवाई गई है, उसके प्रश्नोत्तर करवाए गए हैं, उसका सारांश कराया गया है। पुरस्कार कहानी पूरी करवाई गई है, उसके प्रश्नोत्तर करवाए गए हैं, उसका सारांश करवाया गया है। कफन कहानी पूरी करवाई जाएगी और उसके प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे। इसका सारांश मैं इसी के साथ कुछ अब बता दूंगा, कुछ प्रश्नोत्तर के साथ बता दूंगा, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टफ है नहीं कि हम अलग से सारांश करें। सारांश ये छोटी कहानी है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगी, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसी नहीं है, थोड़ा सा अलग है। वो सारी बातें मैं कहानी के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। कहानी शुरू होती है झोंपड़े के द्वार पर। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा, झोंपड़ा है, कहने से तात्पर्य हो गया कि बहुत ही गरीब लोगों की कहानी हम कहने जा रहे हैं या सुनने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। बाप और बेटा है, बाप और बेटा। बाप यहां किसको कहा गया? बाप का नाम क्या है? घिसू। बाप का नाम क्या है? घिसू। और बेटे का नाम है माधव। बाप का नाम है घिसू और बेटे का नाम है माधव। दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने, ठीक है ना, चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया। 3 लोग आ गए, घिसू, बेटा माधव और बुधिया। प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। मतलब अक्सर जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, या फिल्में भी इन्हीं को देखकर दिखाई जाती थी, तो फिल्मों में दिखाया जाता है कि जैसे किस तरह से बच्चे की आवाज़ आती है, या एक माँ जो है किस तरह से बच्चे को जन्म देने वाली है, किस तरह से वह हीरो बनता है। तो ये सारी कहानियाँ चल रही है, लेकिन यहाँ हीरो नहीं आने वाला है। यहाँ माँ जो है, माँ और बच्चा दोनों मरने वाले हैं, क्योंकि ये गरीबी की कहानी है।
और यथार्थवादी कहानी है। उसकी तरह वो हवा कल्पनात्मक कहानी नहीं है, ये यथार्थवादी कहानी है। तो यहाँ जो है यथार्थ हमेशा ही अलग रहता है। गिसू ने कहा, किसने कहा? गिसू ने कहा, मालूम होता है। ये क्या है कि दोनों झोंपड़े के बाहर बैठे हैं और अंदर बुधिया की जो बीवी है वो प्रसव पीड़ा के कारण बार बार तड़फ रही है और दोनों बाहर बैठे हैं अलाव जलाकर। अब देखते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। घिसू कहता है, घिसू कौन है? माधव का पिता है। मालूम होता है बचेगी नहीं। अब वो बात कर रहे हैं क्योंकि वो अंदर से बार बार चिल्ला रही है, रो रही है, तड़फ रही है, तो वो कह रहे हैं मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। अब माधव चिढ़ कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। किसका कथन है ये? माधव का। याद रखना है आपने। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा। साल भर कहने से तात्पर्य यह है कि दोनों के विवाह को, माधव और बुधिया के विवाह को, किसके? माधव और बुधिया के विवाह को कितना समय हो गया था? 1 वर्ष हो गया था। कितना समय हो गया था? 1 वर्ष। ठीक है ना। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। कौन है? माधव। माधव कहता है, वो कहता है कि तूने मरने का क्यों कहा? घिसू कहता है कि मरने की बात क्यों करता है? तब माधव कहता है कि मुझसे तो उसका इस तरह से तड़पना देखा नहीं जाता है, इसलिए और फिर क्या कहूं। तो चमारों का कुनबा था। किनका कुनबा था? चमारों का कुनबा था। और सारे गांव में बदनाम घिसू 1 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। अब किसका कुनबा था? किसके कुनबे की कहानी है? चमारों के कुनबे की कहानी है। चमारों के कुनबे से तात्पर्य कि ये जो परिवार है, ये किस परिवार की कहानी है? कफन जो है ये चमार परिवार की कहानी है। किस परिवार की कहानी है? चमार परिवार की कहानी है। याद रख लेना। सारे गांव में बदनाम घिसू 1 दिन काम करता। घिसू जो है सारे गांव में बदनाम है। 1 दिन काम करता तो 3 दिन भाई साहब आराम करते। और माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। घिसू 1 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। और उसका बेटा उससे भी सवा शेर कि आधा घंटा काम करता तो 1 घंटा चिलम पीता। चमार कुनबे की ये कहानी है। देखते हैं, अभी देखते हैं कैसी कैसी परतें उघड़ती हैं इसमें। कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो कहने से तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद जी जो थे वो चाहे देश की आज़ादी की आग जलती रहनी चाहिए, चाहे वो नवाब राय के नाम से जले, चाहे प्रेमचंद के नाम से जले। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच आता। बाजार में बेच आता और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। किनका गांव था? किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। कहने से तात्पर्य यह है कि दोनों बहुत ही ज़्यादा आलसी प्रवृत्ति के थे, काम चोर प्रवृत्ति के थे, काम बिल्कुल नहीं करते थे। इसके बारे में पहले बताया चुका है कि घिसू जो है वो 1 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता था। घिसू अगर 1 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता था और माधव अगर आधा घंटा काम करता तो 1 घंटा वह चिलम पीता था। तो उनको कोई काम पर नहीं लेके जाता था। काम पर तभी लेके जाते थे तब एक आदमी की ज़रूरत होती थी तो वो दोनों को ले जाते थे और दोनों मिलकर एक आदमी का काम भी वो नहीं करते थे। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए समय और नियम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कि बड़ा धैर्य था, बड़ा संयम था। संतोष और धैर्य के लिए उन्हें समय और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका।
घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून बयान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। ऊख गन्ना जिसे बोलते हैं, इधर हमारे, उधर आपके हो सकता है ऊख ही बोलते हो। तो ऊख उखाड़ लाते थे, किसी के आलू ले आते, किसी के मटर ले आते रात को, और बैठकर खाते रहते थे और चूसते रहते थे गन्ने। कौन? घिसू और माधव। घिसू ने इसी आकाशवृत्ति से 8 साल की उम्र काट दी। 60 साल की, सॉरी 8 कैसे हो गया, 60 साल की। कहने से तात्पर्य यह है कि घिसू की उम्र अब कितनी हो गई थी? 60 साल हो गई थी। घिसू की क्या उम्र थी? 60 साल थी। और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। दोनों एक ही जैसे थे। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे। अब अंदर जो है वो बहू जो है वो तड़प रही है परसों पीड़ा के कारण, और दोनों बाहर बैठे आलू भून रहे हैं और खा रहे हैं। किसी खेत से खोद लाए थे। घिसू की स्त्री को तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। अब घिसू जो है उसकी स्त्री अर्थात माधव की माँ का देहांत हुए तो बहुत लंबा समय बीत गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था, ये बता चुका हूं मैं। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी, और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज बिना विघ्न के, बिना शंका के, ठीक है ना, भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वह औरत इस प्रसव वेदना से मर रही थी, और यह दोनों शायद इस इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घिसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा। किसने कहा चुड़ैल का फिसाद होगा? घिसू ने। याद रख लेना, चुड़ैल का फिसाद होगा। किसने कहा? घिसू ने कहा। और क्या, यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घिसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। क्यों नहीं जाता? उसे लगता है कि वह जाएगा तो घिसू जो है वो आलूओं का बहुत बड़ा हिस्सा साफ कर देगा, कहीं आलू न खा जाए, इस डर से वह अंदर अपनी पत्नी के पास ही नहीं जाता है। मेरी औरत जब मरी थी, अब कौन कह रहा है? ये कह रहा है घिसू। कौन कह रहा है? घिसू। घिसू क्या कह रहा है? मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था। 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा? सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह से बेड़ा पार ही लगाया। अब ये 9 लड़के किसके हुए थे? ये घिसू के 9 लड़के हुए थे। ये जो घिसू है इसके 9 लड़के हुए थे। अभी तो एक ही है, अब बाकी कहाँ गए इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, मर ही गए होंगे। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी। अब यहाँ प्रेमचंद जी करारा व्यंग्य करना चाहते हैं वर्तमान व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करना चाह रहे हैं कि जहाँ रात दिन मेहनत करने वालों की हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हमारे देश की स्थिति यही है कि रात दिन मजदूर जो है, किसान जो है, वो रात दिन मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और किसानों के मुकाबले में वे लोग
जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते हैं, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। कि किसान जो रात दिन मेहनत करता है, उससे तो वो लोग जो उनकी दुर्बलताओं का फ़ायदा उठाना चाहते थे, जो ब्याज पर उनको पैसे देते हैं, ठीक है ना, और 10 का 100 लिख लेते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। वहाँ इस प्रकार की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। मतलब काम चोरी की मनोवृत्ति जो पैदा हो गई थी वो कोई अचरज की बात नहीं थी। कारण क्या था? कारण यही था कि जैसे भी उनके मन में क्यों ऐसी बात हुई प्रेमचंद के कारण, कि उन्होंने देखा कि जो रात दिन मेहनत मजदूरी कर रहे हैं वो भी हमारी तरह ही एक वक्त का खाना ही बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, तो फिर हम क्यों इतनी मेहनत मजदूरी करें? एक वक्त का खाना हमें बिना मजदूरी का जब मिल रहा है तो फिर इस तरह से मजदूरी, मतलब वर्तमान जो व्यवस्था है उस पर यहाँ करारा व्यंग्य किया गया है प्रेमचंद के द्वारा। और 1936 तक आते आते प्रेमचंद जी भी प्रगतिवादी हो गए थे। जैसे 1936 में जो प्रगतिशील लेखक संगठन का लखनऊ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी, ठीक है ना। तो 1936 तक आते आते प्रेमचंद जी भी प्रगतिवादी हो गए थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी, तस्कीन मतलब तसल्ली, यकीन तो था ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसे यकीन था कि वो फटे हाल है तो कम से कम किसानों की तरह मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। किसान तो मेहनत करके भी फटे हाल है और उसकी सरलता और निरहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। उसकी सरलता से और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। यहाँ का प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि किसानों की सरलता और निरीहता से जो अन्य लोग हैं वो बेजा बहुत अधिक फ़ायदा उठाते हैं, तो कम से कम उनका कोई फ़ायदा तो नहीं उठाता है। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। अब वापस वहीं आ जाती है कहानी। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुँह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसमें थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घिसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। अब क्या है कि एक किस्सा और याद आ गया, बारात का किस्सा। घिसू को एक बारात का किस्सा आ गया जब वह अपनी जवानी में उस बारात में गया था, ठाकुर की बारात में। देखते हैं उस कहानी का किस्सा क्या है। कहानी में से एक और छोटी कहानी है। उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले मैं गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। किसकी याद ताज़ा थी? ठाकुर की बारात में जाने की याद। बोला वह भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट कभी नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई और असली घी की। चटनी रायता 3 तरह के सूखे साग, चटनी रायता 3 तरह के सूखे साग, एक रेशेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित मतलब खुशबूदार कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं
मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुँह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था, इतनी खाली कि खड़ा ही नहीं हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया, ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा। अब माधव ने भी लिया। अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। घिसू ने कहा, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। यहाँ भी प्रेमचंद जी जो धन इकट्ठा करते रहते हैं उन पर करारा व्यंग्य करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो ये जमाखोरी जो रहती है इसके कारण ही गरीबी बढ़ती है। जो ये धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है, विदेशों में धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं है। लोग 6 माह काम करते हैं और 6 माह घूमने के लिए जाते हैं या उसे खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से वहाँ क्या है कि रोज़गार की भी कमी नहीं है, दूसरे लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है और पैसे का भी चलन बना रहता है। इससे वहाँ बेरोजगारी नहीं होती और इस तरह से इतनी गरीबी भी नहीं होती। यहाँ हमारे जमाखोरी का मामला है। जमाखोरी क्या है, पैसे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, कोई अंत ही नहीं है कितने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। उसके अलावा जैसे ही कोई बाज़ार के अंदर कोई वस्तु आती है उसकी जमाखोरी कर लेते हैं, और जमाखोरी करने के बाद और उसके कुछ महीनों बाद जब बाज़ार से वो उस वस्तु का समय चला जाता है, कहने से तात्पर्य ये है कि जैसे मार्च अप्रैल में सरसों है और गेहूँ है ये आता है, तो ऐसी चीज़ें जैसे लहसुन वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं दिनों आती है। तो इन दिनों को क्या कर लिया जाता है, जैसे इन दिनों लहसुन की बात करता हूँ मैं, तो इन दिनों आपको 50 रुपये किलो मिल जाएगा, और यही आज से 4 महीने बाद कुछ लोग इसको दबा कर रख लेंगे और 4 महीने बाद इस 50 रुपये वाले को 400 रुपये किलो के हिसाब से वो बेचेंगे। तो इसी वजह से ये महंगाई बढ़ती है, ऐसे सूदखोरों की वजह से, ऐसे जमाखोरों की वजह से। ऐसे ही लोगों पर प्रेमचंद जी ने यहाँ करारा व्यंग्य किया है, ठीक है ना। तुमने 20 एक पुरियां खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। अब वो क्या कहता है, माधव कहता है कि तुमने 20 एक पुरियां खाई होंगी। माधव कहता है कि तुमने 20 एक पुरियां खाई होंगी, तो वो कहता है 20 से ज़्यादा खाई थी। अब माधव कहता है कि मैं 50 खा जाता, तो घिसू कहता है कि 50 से कम मैंने न खाई होगी। अब घिसू क्या कहता है कि 50 से कम मैंने भी नहीं खाई, 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। अब घिसू क्या कहता है कि मैं तो उस समय अच्छा पट्ठा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है, मैं 50 आसानी से खा गया। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया। अब वापस वहीं आ जाती है कहानी। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रही, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हो। 2 बड़े बड़े अजगर, यह अजगर की उपमा किसको दी है, घिसू और माधव को। किसको, घिसू और माधव को अजगर की उपमा दी है। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा। किसने देखा, माधव ने देखा। किसने देखा, माधव ने देखा। माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी, उसकी मुँह पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी, उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था, कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस, जैसे चील के घोंसले में मांस, ठीक है ना, जैसे चील के घोंसले में मांस। मतलब यहाँ किसके बारे में कहा गया है, ये जो लोकोक्ति है ये किस लिए कही गई है, ये घिसू और माधव के घर के लिए कही गई है कि जैसे चील के घोंसले में से मांस गायब हो जाता है, वैसे ही उनके घर से सामान या खाने पीने की वस्तुएं गायब थी। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। किसके पास गए, जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी करने के लिए वादे पर
पर न आने के लिए, चोरी करने के लिए, किस किस काम के लिए? चोरी करने के लिए भी पीट चुके थे, वादे पर काम पर न आने के लिए भी पीट चुके थे। ये कुछ कारण थे कि चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए कौन पीट चुके थे? जमींदार। पूछा क्या है वे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ होश का सब कुछ किया, मुद्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा, मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया, आपका गुलाम हूं, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। मिट्टी कहा गया है, किसको कहा गया है? मिट्टी लाश को कहा गया है, या बुधिया के मृत शरीर को मिट्टी कहा गया। हम मृत शरीर को मिट्टी ही कहते हैं। हमारे हाथ में तो जो कुछ था, हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया, सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कमल पर रंग चढ़ाना था। अभी 2-3 लोकोक्तियाँ आई थी। पहले ये थी कि क्या था वो, कि अजगर की तरह पड़े थे, ठीक है ना, उपमाएं दी गई अजगर की तरह। फिर कहा गया था कि जैसे चील के घोंसले से मांस गायब होता है, और फिर अब कंबल पर रंग चढ़ाना भी, कंबल पर कभी रंग नहीं चढ़ता और उन पर किसी बात का, कंबल पर रंग न चढ़ना मतलब किसी बात का असर न होना। जी में आया तो यह कह दे चल दूर हो यहाँ से, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गर्ज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपये निकालकर फेंक दिए। कितने रुपए? 2 रुपये। किसने? जमींदार ने। सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला, उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घिसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपये हो गए। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपये जमा हो गए। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस वांस काटने लगे, लोग उसके लिए अर्थी तैयार कर रहे थे, और वो बाजार से कफन लेने के लिए चल गए। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बेकसी मतलब बेबसी, दीनता कह सकते हैं। बाजार में पहुंचकर घिसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है, ठीक है ना। कैसा बुरा रिवाज है। यहाँ फिर प्रेमचंद जी करारा व्यंग्य कर रहे हैं कुरीतियों पर, पाखंडों पर, अंधविश्वासों पर, कि कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने का चिथड़ा भी न मिले, मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यहाँ 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। अब उनको ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने आ पहुँचे। मधुशाला अपने हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला के सामने आ पहुँचे, और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घिसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियाँ क्या होता है? एक छोटा बर्तन होता है मिट्टी का, एक छोटा बर्तन, जैसे लालू जी ने चाय पीने के लिए वो छोटी तैयार की थी, वो वैसे कप से ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घिसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है,
कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछने नहीं कफन कहाँ है, पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। अब वो आपस में बात कर रहे हैं। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है? घिसू हंसा। अब एक कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए। किसने कहा ये कि रुपए कमर से खिसक गए? घिसू ने। याद रख लेना, खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर भी वही रुपए देंगे। उसको पता है कि लोगों को विश्वास तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो रुपए देंगे ही। ठीक है ना। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, जो अपेक्षित नहीं था, जिसकी उम्मीद नहीं थी, सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से ज़्यादा, आधी बोलत नहीं है, बोतल है ये, ध्यान रख लेना, आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घिसू ने 2 सेर पुड़ियाँ मंगाई। अब उसने 2 सेर पुड़ियाँ मंगा ली। चटनी, अचार, कलेजियाँ, शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारा सामान ले आया। कौन ले? माधव। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पुड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर। इनकी उपमा शेर से भी कर दी गई है। ऐसे पुड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर। याद रख लेना। शिकार उड़ा रहो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घिसू दार्शनिक भाव से बोला। अब घिसू बोलता है दार्शनिक भाव से, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? घिसू कहता है कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, और हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य मिलेगा? उसे पुण्य क्यों न मिलेगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की कि जरूर से जरूर होगा, भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घिसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था जो वहां हम लोगों से। फिर माधव कहता है कि जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसे गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। घिसू को विश्वास था कि दुनिया उसे कफन अवश्य देगी। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। घिसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने कि अब की दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ में आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपनी संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगा देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक, ये पूरा वाक्य याद रख लेना, थोड़ा अलग सा हो सकता है, याद रख लेना भी। ये भी पूछा जा सकता है किस कहानी से या कहाँ से लिया गया। हवा में नशा, कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं।
और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली है, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पुड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया। किसने? माधव ने। बची हुई पुड़ियों का पत्तल किसको दे दिया? भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। देने के गौरव, आनंद और उल्लास का पहली बार अनुभव कब किया था? जब उन्होंने पत्तल की पुड़ियों को उठाकर भिखारी को दिया था। घिसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा। किसने कहा? माधव ने, कि वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घिसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। बहुत ही करारा व्यंग्य अंधविश्वास पर, पाखंड पर, कुरीतियों पर प्रेमचंद जी ने यहाँ किया है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो क्योंकि बैकुंठ जाएगी, बैकुंठ जिसे हम लोग स्वर्ग कहते हैं शायद, तो स्वर्ग वो क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जो बुरा हो, कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी को रुलाया नहीं, तो वो बैकुंठ क्यों नहीं जाएगी? वो तो बैकुंठ ही जाएगी। लेकिन वो नहीं जाएगी तो क्या वो लोग जाएंगे? यहाँ करारा व्यंग्य किया गया है उन लोगों पर जो दोनों हाथों से लोगों को लूटते हैं। ईश्वर के बनाए हुए इंसान को इंसान न समझकर उसको दोनों हाथों से लूटते हैं और उसके बावजूद पाप धोने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और सोचते हैं कि जो उन्होंने पाप किए हैं वो गंगा में नहाने से धुल जाएंगे। तो प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। जो पाप किए हैं वो पाप रहने वाले हैं, जो अच्छा काम किया है वो अच्छा। दोनों की लिस्टें अलग अलग लगी हुई हैं, इधर पाप होंगे, इधर दोनों का हिसाब किताब बराबर होगा। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की क्या खासियत है? अस्थिरता, कि नशा किए हुआ आदमी कभी कैसे ही हो जाता है, कभी वो रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी झगड़ा करने लग जाता है। ये अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। अब दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर रोने लगा। घिसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई। वह माया जाल से मुक्त हो गई। बाल गोविंद भक्त की है ना, वो राम वृक्ष बेनीपुरी की, क्या है वो संस्मरण है क्या, बाल गोविंद भक्त राम वृक्ष बेनीपुरी का। तो उसमें वो इस तरह से बताते हैं कि माया जाल से मुक्त हो गया, कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है, इसलिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंजाल छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। याद रख लेना कहाँ से आई है, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। किस कहानी से लिया गया? कफन कहानी से। पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो ये थी हमारी कहानी कफन। प्रेमचंद जी, कथा सम्राट प्रेमचंद जी की कहानी कफन। और नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो इसके प्रश्नोत्तर होने वाले हैं और उसके बाद हम पद्य पर आएंगे और साथ साथ में हमारा कृष्ण काव्य भी चलता रहेगा। ध्यान रखें। जय हिंद।